अवतार को देखकर सब चौंक गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा नियो। उसने कभी इजुमी को इस रूप में नहीं देखा था। मास्टर कैनन ने पूरी ताकत से इजुमी को धक्का दिया, जिससे वो 2 कदम पीछे हट गई। उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी। जैसे ही मास्टर कैनन जमीन पर गिरे, यामातो चीख पड़ा, मास्टर कैनन! यामातो तुरंत मास्टर कैनन को संभालने लगा। उनका खून फर्श पर बह रहा था। वहीं लियो और शॉन भी हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़की ही उनके खिलाफ सब कुछ कर रही थी। तो तुम ही थे इन सब के पीछे? हाँ, मैं ही थी। जहाँ आपका मिशन मास्टर येन को मारना था, वही मेरा मिशन मास्टर कैनन और बाकी निंजास को मारना था, जो मास्टर कैनन को मारने से पूरा हुआ है। नियो अभी भी सरप्राइज था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इजुमी ये सब क्यों कर रही है। वो आगे बढ़ा, इजुमी, ये सब क्या है? आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? हमारे लिए नियो, ये सब मैं तुम्हें पाने के लिए ही तो कर रही हूँ। हमारे लिए? हाँ नियो, इन निंजास के नियमों ने केवल तुम्हें ही बर्बाद नहीं किया था, बल्कि मुझसे मेरा प्यार भी छीना था। जिसे मैंने बचपन से चाहा, उसे इन निंजास के नियमों के कारण एक पल में मुझसे छीन लिया गया। इसलिए तुम्हें पाने और तुम्हारा बदला लेने की आग मेरे दिल में जल रही थी। तभी मेरी मुलाकात मास्टर येन से हुई और उन्होंने मुझे अपने मिशन में शामिल किया। मैंने ही लाइफ बोट पर सारे बम लगाए और उन्हें धमाके से उड़ा दिया। तो वो लीडर तुम पर हमला क्यों कर रहा था? मैं एक सीक्रेट वेपन की तरह थी इस जहाज पर। मेरे बारे में केवल मास्टर येन जानते थे। अगर किसी तरह से वो मिशन में असफल हो जाएं या मिशन कॉम्प्रोमाइज हो जाए, तो मुझे इस जहाज को तबाह करना था। इसलिए रिबेलियन को मेरे बारे में पता नहीं था। इजुमी भी उसी आग में जल रही थी जिस आग में नियो जल रहा था। लेकिन इजुमी, सारे निंजास हमारे दुश्मन नहीं हैं। हमारा दुश्मन केवल रियो लैंग है। रियो को मारने के बाद मैं फिर से निंजा बन जाता। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं थी इजुमी। ये सब हमारे भाई हैं, हमारा परिवार है। हम सबको नहीं मार सकते। ये तुम कह रहे हो नियो? तुम भूल गए इन सभी निंजाओं ने हमारे और तुम्हारे परिवार के साथ क्या किया था? अंकल फूजी को सम्मानजनक मौत नहीं मिली थी इन्हीं निंजा के नियमों के कारण। एमी आंटी ने खुदकुशी कर ली थी इसी नियम के कारण। निंजा के नियम भगवान को चुनौती देते हैं। हर इंसान बस खून खराबा नहीं चाहता, उन्हें आम जिंदगी जीने का हक है। पर इनके नियमों के कारण हमारे परिवार उजड़ गए। इसलिए मैं इस निंजा क्लैन को खत्म कर दूंगी ताकि हम एक सामान्य जिंदगी जी सकें। इतना सुनते ही लियो ने अपनी कटाना निकाल ली। ये देख नियो डर गया। तुम्हारा ये ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रहेगा। इजुमी, तुम्हें शिनोबी क्लैन को खत्म करने से पहले मुझसे लड़ना होगा, क्योंकि शिनोबी क्लैन की रक्षा करना हमारे शॉन क्लैन की जिम्मेदारी है। तुमने जो हमारे भाइयों की जान ली है, उसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। लियो इजुमी को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि नियो बीच में आकर खड़ा हो गया। ये क्या कर रहे हो? मैं उसे समझा रहा हूँ ना, पीछे हटो, वो समझ जाएगी। इस लड़की ने 150 निंजाओं की जान ली है। हम इसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। हाँ, पर मुझे उसे समझाने दो एक बार प्लीज। नियो की आंखों में इजुमी के लिए प्यार साफ दिखाई दे रहा था। लियो ने आह भरी और सिर हिला दिया। नियो ने मुड़कर इजुमी को देखा। इजुमी की आंखों में नफरत थी, लेकिन जब उसने नियो की आंखों में देखा तो उसके अंदर कुछ पिघलता महसूस हुआ। इजुमी, मैं जानता हूँ जब मोहब्बत हमसे छीन ली जाती है तो कैसा महसूस होता है, पर इन लोगों का कोई कसूर नहीं है। ये वही कर रहे हैं जो इन्होंने बचपन में सीखा था। हमने भी यही सीखा था। अगर हमारे साथ कुछ गलत नहीं होता तो हम भी इन्हीं में से एक होते। इजुमी, हम किसी से उसका प्यार नहीं छीनते नियो। हमारे सीने में आज भी दिल धड़कता है। नियमों की तरह पत्थर दिल नहीं जीते। इजुमी रो रही थी। उसका शरीर पूरी तरह कांप रहा था, जैसे वो मन ही मन जानती थी कि वो गलत है, लेकिन उसका दिल और दिमाग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था। नियो उसके पास आने की कोशिश कर रहा था। मास्टर कैनन को भी उस लड़की पर तरस आ रहा था। वो जानते थे कि इस लड़की ने जो भी किया वो बस आवेग और गुस्से के कारण किया, पर निंजाओं का एक नियम सबसे ज्यादा क्रूर था और वो नियम कोई रहम नहीं। और इजुमी पर यह नियम लागू होगा, उसे माफ नहीं किया जाएगा। हम भी वही करते इजुमी, हम भी पत्थर दिल होते, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम हमारा साथ दो उन रिबेलियन को पकड़वाने में और हमारी प्रेम कहानी जरूर पूरी होगी, पर किसी मासूम निंजा की मौत से नहीं। हमारे प्यार को पूरा करने के लिए हम मासूमों को नहीं मार सकते।
हम हमारे प्यार को एक करने के लिए एक निंजा के नियमों को जरूर बदलेंगे, और ये मेरा तुमसे वादा है। लियो की आवाज में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसे एक अजब सा विश्वास था कि वो सब कुछ बदल सकता है। वहां मौजूद हर इंसान उस लड़के पर भरोसा करने को मजबूर था। लियो को भी उसमें एक महान निंजा के लक्षण साफ दिखाई दे रहे थे। नियो को इजुमी की आंखों में नफरत की ज्वाला बुझती हुई दिखाई दे रही थी। उसने अपनी कटाना छोड़ दी। नियो ने हाँ में सर हिलाया और इजुमी की ओर मुस्कान फेंकी, जिसके जवाब में इजुमी ने भी मुस्कान दी और नियो की ओर बढ़ने लगी। तभी अचानक उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। ये देख नियो के चेहरे पर भी शिकन के बादल छा गए। उसने देखा कि खून की कुछ बूंदें हवा में तैर रही थी। नियो ने तुरंत इजुमी की ओर देखा। उसके पेट से खून तेजी से बह रहा था। उन दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी नियो ने देखा कि यामातो के हाथ में एक छोटी कटाना थी जो पूरी तरह से खून से सनी हुई थी। यामातो ने मास्टर कैनन और बाकी निंजाओं की मौत का बदला ले लिया था। नियो ने यामातो के चेहरे पर गुस्सा देखा। यामातो को मास्टर कैनन से कहीं न कहीं लगाव हो गया था, जिन्हें मारने के लिए वो इस जहाज पर आया था। आज उन्हीं मास्टर कैनन की मौत का बदला उसने इजुमी के पेट को काट कर लिया। इसके साथ ही इजुमी डेक के नीचे गिरी। ये देख नियो चिल्लाया, इजुमी! तभी एक बड़ा धमाका हुआ और सभी लोग धमाके से हवा में उड़े। जहाज पर एक एक करके धमाके होने लगे और हांजो जहाज हमेशा हमेशा के लिए समंदर में डूब गया। प्रोफेसर की आवाज सुनकर बुटका का खून जम सा गया था। उसकी आवाज उसके हलक में ही अटक गई। निधि और वर्षा दोनों ने ये नोटिस किया। प्रोफेसर वर्षा के पास आए और उसके गालों पर किस किया। वर्षा प्रोफेसर के इस हरकत से एकदम चौंक गई। वहीं बुटका और निधि का भी मुंह खुला का खुला रह गया। फिर निधि मन ही मन मुस्कुराने लगी, जबकि वर्षा ने तुरंत पांडे की तरफ देखा। वो प्रोफेसर से दूसरी बार मिल रहा था, फिर भी अपनी सीनियर मैडम को इस तरह किस करते हुए देख वो भी सरप्राइज के साथ मुस्कुरा रहा था। तभी उसकी नजरें वर्षा की गुस्साई आंखों में मिली तो वो एकदम से सीरियस हो गया। सॉरी मैडम। वर्षा ने उन्हीं गुस्से वाली नजरों से प्रोफेसर को देखा। प्रोफेसर इन नजरों को जानता था, पर फिर भी अनजान बनने की एक्टिंग करते हुए मासूमों की तरह वर्षा को देखने लगा। वर्षा मन ही मन सोचने लगी, इतने सालों के बाद हम मिल रहे हैं, फिर भी ये विकी मुझसे ऐसे मिल रहा है जैसे सालों से मेरा बॉयफ्रेंड है। आज भी वैसा ही है, मुझे देखते ही सब कुछ भूल जाता है, सोचता भी नहीं है कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रही हूँ। पागल आदमी। प्रोफेसर वर्षा के शर्मिंदा चेहरे को देखकर बेहद मजे ले रहा था। उसने बुटका की तरफ देखा। उसकी एक नजर से ही बुटका सहम गया। प्रोफेसर ने वर्षा की इन्वेस्टिगेशन बिगाड़ दी थी। वर्षा तुरंत प्रोफेसर के पास आई और उसके कान में फुसफुसाई, विकी, मैं यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आई थी, तुम उसे खराब कर रहे हो। हाँ तो इसमें क्या हुआ? तुम अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू रखो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। वैसे भी मैं यहाँ अपने स्टूडेंट से मिलने आया था। स्टूडेंट? तुम टीचर हो? नहीं, मैं एक प्रोफेसर हूँ। वहाँ जो भी थे एक पल के लिए चौंक उठे। बुटका भी हैरान रह गया। विक्रम की पहचान जो वो छुपाना चाहता था वो खुद उसने ही वर्षा को बता दी थी। एक पल के लिए वर्षा भी हैरान हो गई। लिंग्विस्टिक्स और साइकोलॉजी में। प्रोफेसर ने सारे जज्बात एक पल में ही बदल दिए। बुटका भी हैरान रह गया। ओह, मुझे लगा कि खैर छोड़ो, तुम बता रहे थे कि तुम अपने स्टूडेंट से मिलने आए थे। प्रोफेसर पलटा और निधि की तरफ देखा। निधि भी अपने प्लान के मुताबिक खड़ी हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं प्रोफेसर चौधरी? अब चौंकने की बारी बुटका चौधरी की थी। वो हैरान हो गया कि निधि विक्रम चौधरी को जानती थी। बुटका ने निधि की तरफ देखा। अरे तुम इन्हें नहीं जानती हो? हाँ, ये मेरे कॉलेज के प्रोफेसर हैं। इन्होंने मुझे साइकोलॉजी पढ़ाई है। वर्षा ये जानकर काफी इम्प्रेस थी कि उसका बॉयफ्रेंड अब प्रोफेसर है। वहीं बुटका हैरान था कि एक समय लोगों को मौत के घाट उतारने वाला अब लोगों को पढ़ा रहा है और किसी को पता भी नहीं। विनी, ये मेरी स्टूडेंट निधि मल्होत्रा है। इसके पिता गुरमीत मल्होत्रा इंडिया के टॉप रिचेस्ट बिलियनर में से एक है।
खुद निधि 1500 करोड़ की वारिस है, फिर भी इसे इसका कोई घमंड नहीं है। ये सुनकर बुटका की आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़की उसे लाइन दे रही है वो इतने करोड़ की मालकिन है। तो तुम इस लफंगे के साथ क्या कर रही हो इधर? वर्षा बुटका की बेइज्जती निधि के सामने कर रही थी और वो कुछ कह भी नहीं सकता था। वहाँ बैठा हर गुंडा विक्रम से खौफ खा रहा था। एक्सक्यूज मी, ही इज माई बॉयफ्रेंड। बुटका ने चौंक कर निधि की तरफ देखा। निधि ने उसे आंख मारी। बुटका निधि को समझ नहीं पा रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि 2 ही मुलाकातों में ये मुझे अपना बॉयफ्रेंड कैसे बता सकती है। क्या इसे प्यार हो गया है या ये मेरे साथ टाइम पास कर रही है? कुछ लड़कियां होती है जो सिर्फ टाइम पास के लिए मोहब्बत करती है। यही सब बुटका के दिमाग में चल रहा था। वही निधि की बात सुनकर वर्षा हैरान रह गई थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सच कहते हैं लोग, प्यार अंधा होता है। ये सुनकर प्रोफेसर को हंसी आ गई। बुटका ने वर्षा को घूरा। वर्षा का सारा इन्वेस्टिगेशन खराब हो गया था। उसने बुटका की तरफ देखा। तुम प्रोफेसर के बारे में कुछ बताने वाले थे, बताओ। बुटका ने प्रोफेसर की तरफ देखा। प्रोफेसर की आंखों ने जैसे अपने भाव बदले। वो उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। बुटका के कुछ बताने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं कुछ नहीं जानता प्रोफेसर के बारे में। कुछ पल पहले तो तुम उसका नाम बताने वाले थे। अरे वो तो बस मैं तुम्हारे मजे ले रहा था। बुटका की बात सुनकर वर्षा उसे मारने के लिए दौड़ी ही थी कि प्रोफेसर ने उसे पकड़ लिया। मार डालूंगी साले को। पुलिस से मजाक करता है? पागल हो गए हो क्या? रिलैक्स। अरे तुम यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने आई हो, कानून को अपने हाथ में मत लो। वर्षा रुक गई। वो जिस काम के लिए यहाँ आई थी वो काम उसने शुरू किया। वो माइकल उर्फ जोरो को गिरफ्तार करने आई थी, पर उसके दिमाग में भी एक दूसरी योजना थी। आज नहीं तो कल मैं तुमसे प्रोफेसर के बारे में जान कर रहूंगी। और वो तुम्हारा चाइनीज आदमी, क्या नाम था उसका? हाँ, माइकल, वो कहाँ है? उसे कह देना कि खुद को पुलिस के हवाले कर दे। उसके खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी है। उसने ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाया है। पुलिस जोरो को पकड़ना चाहती है। ये सुनकर प्रोफेसर और निधि चौंक उठे, पर उन्होंने अपने चेहरे पर भाव नहीं आने दिए। वहीं बुटका भी शुक्र मना रहा था कि आज माइकल उसके साथ नहीं है, वरना ये पुलिस वाले उसे पकड़कर ले जाती। यही सब सोच रहे थे कि अचानक निधि और प्रोफेसर दोनों का फोन एक साथ बजा। दोनों के फोन बजते देख सब एक पल के लिए हैरान हो गए। प्रोफेसर ने अपना फोन काट दिया, पर निधि ने अपना फोन देखा। स्क्रीन पर सतनाम का नाम दिख रहा था। उसने सभी को एक्सक्यूज मी कहकर साइड में जाकर फोन उठाया। सामने से सतनाम की आवाज आई। निधि, जोरो पर हमला हुआ है। व्हाट? इज़ुमी के इस अवतार को देख ध्यान से देखा। होटल ग्रैंड का प्रवेश द्वार और शेट्टी बाहर निकले और होटल के अंदर जाने से पहले एक गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए। थॉमस ने होटल को ध्यान से देखा। होटल ग्रैंड का प्रवेश द्वार शानदार दिख रहा था। ये दिल्ली के सबसे फेमस 5 स्टार होटलों में से एक था, जहां अंडरवर्ल्ड के काम होते थे। पर यह बात सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता थी कि यह होटल रशियन माफिया के लिए बनाई गई थी। थॉमस ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जब वह पूरी तरह आश्वस्त हो गया कि आसपास आकाश का कोई आदमी नहीं है, तब उसने बेला की ओर देखा। उसे बाहर लाओ। बेला ने समाइल की ओर देखा तो देखा कि वो उसे ही घूर रहा था। उसकी आंखों में शरारत थी, जैसे वो अपनी आंखों से बेला के कपड़ों के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा हो। मुझे घूरना बंद करो और काम पर ध्यान दो। मैं तो अपना ही काम कर रहा था। समाइल ने मुड़कर आसिफ को कार से बाहर निकाला, जिसमें शेट्टी ने उसकी मदद की। आसिफ का चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। बेला ने थॉमस की ओर देखा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो उनके पास आई। आपको क्या लगता है वो मानेंगे? उन्हें मानना ही होगा। हमारा मिशन 1945 उन्हीं के मानने पर निर्भर करता है। इस पर सभी ने एक दूसरे से नजर मिलाई और हाँ में सर हिलाकर होटल के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ गए। जैसे ही उन्होंने होटल के हॉल में कदम रखा,
उनके सामने दो अजीब से लोग आकर खड़े हो गए। उन्होंने लाल रंग के 3 पीस सूट पहने थे और दरअसल वे दोनों जोकर के वेश में थे। उन्होंने सभी को एक नजर गौर से देखा और फिर स्वागत किया। मेरा नाम जोकर 1 है और मेरा नाम जोकर 2 है। हम आपको गॉडफादर के पास ले जाएंगे। ये कहकर दोनों ने एक डरावनी हंसी हंसी जो काफी रहस्यमय लग रही थी। सभी को वे जोकर अजीब से लगे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक रशियन माफिया जोकरों का इस्तेमाल कर रहा है। समाइल ने चारों ओर देखा। कई हट्टे कट्टे बॉडीगार्ड्स गन से लैस थे जिनके शरीर पर टैटू बने हुए थे। हमें गॉडफादर ने पहले ही बता दिया था कि आप आने वाले हैं। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। जोकर 2 सभी के चेहरों को गौर से देख रहा था। तभी उसकी नजर आसिफ पर पड़ी जिसका चेहरा ढका हुआ था। उसे वो कुछ जाना पहचाना सा लगा और वो उसकी ओर बढ़ने ही वाला था कि समाइल उनके बीच आ गया। समाइल को देखते ही जोकर 2 के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे समाइल की मौजूदगी से अजीब सी फीलिंग हो रही थी। वो समाइल की आभा को साफ देख पा रहा था, एकदम काली, और उससे एक अजीब सी बदबू आ रही थी। जोकर जानता था कि जिनकी आभा से गंदी महक आती है वे शैतान से जुड़े होते हैं। शैतान? शैतान की संतान? ये सुनते ही समाइल चौंक गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे पता चला कि वो शैतान की संतान है। यह सुनकर जोकर 1 भी उसके पास आ गया और 1 मिनट तक समाइल के चेहरे को देखता रहा। फिर अपनी आदत के अनुसार उसने समाइल को हल्की मुस्कान दी। क्या आप अपना हाथ दिखा सकते हैं मुझे? समाइल कुछ कहता उससे पहले जोकर ने उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया और उसके भविष्य को पढ़ने लगा। सभी की निगाहें जोकर पर थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जोकर समाइल में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहा है। आहा, दिलचस्प, पिता पादरी, माँ जादूगरनी, फिर भी शैतान की संतान। आपकी मौत जल्दी ही हो जाएगी अगर आपने उससे जल्दी मुलाकात नहीं की। आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इतना सुनते ही समाइल ने झट से अपना हाथ वापस खींच लिया। वो जोकर को आश्चर्य से देख रहा था। उसकी कही हर बात सच थी, पर जोकर अभी भी कुछ और कहना चाहता था। एक और बात जो आपको जाननी चाहिए, आपके हाथ में आपके पिता की मौत लिखी है। ये सुनते ही वहां खड़ा हर व्यक्ति चौंक गया। समाइल भी हैरान था। सभी के चेहरे पर हैरानी देखकर जोकर हंसने लगा। तभी जोकर 2 के मोबाइल पर एक मैसेज आया। जैसे ही उसने मैसेज पढ़ा उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने तुरंत सभी की ओर देखा। माफ कीजिए, गॉडफादर आपका इंतजार कर रहे हैं, मेरे साथ चलिए। सभी लोग दोनों जोकर के पीछे पीछे चलने लगे। समाइल की नजरें चारों ओर लगे कैमरे पर थी। तभी उसने एक सीसीटीवी कैमरे को देखकर आंख मारी। सीसीटीवी कैमरे से देख रहे गॉडफादर के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन वो मुस्कान कुछ ही पलों के लिए थी। तुरंत बाद उसकी स्क्रीन काली हो गई। सभी स्क्रीन ब्लैकआउट हो चुकी थी। गॉडफादर के चेहरे पर एक मुस्कान आई। वो इस चाल को अच्छी तरह से पहचानते थे। तुम नहीं सुधरोगे स्माइल। जोकर उन सभी को गॉडफादर के मीटिंग रूम में ले जा रहा था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते अंधेरा और घना होता जा रहा था। रोशनी के नाम पर सिर्फ मोमबत्तियां जल रही थी। तभी समाइल ने दीवार पर रूसी कला की पेंटिंग देखी। उसी के साथ वो फिनिक्स के दावेदारों का कलेक्शन भी देख रहा था। उसकी नजर जोरो, निधि, आसिफ और आकाश के ब्लड सैंपल पर पड़ी। उसी के साथ हयातो, विनीत और हंसराज के भी ब्लड सैंपल वहां थे। फिर उसने आगे बढ़ते हुए कुछ हथियारों का कलेक्शन देखा। समाइल उन हथियारों को देखकर हैरान था। उनमें से ज्यादातर जापानी हथियार, कवच और समुराई के कपड़े थे। साथ ही कुछ रूसी पिस्तौल और विश्व युद्ध के समय के हथियार भी थे। वो रुक गया था। तभी जोकर 1 ने उसे देखा और हथियारों में उसकी दिलचस्पी देखकर उसके पास आया। ये सारा कलेक्शन पहले फिनिक्स हंसराज जी का था। उनके मरने के बाद उनकी वसीयत के अनुसार ये सब हमारे हवाले कर दिया गया। समाइल ध्यान से सभी हथियारों को देख रहा था। तभी उसकी नजर एक कटाना पर पड़ी जिसके डिजाइन से साफ पता लग रहा था कि वो किसी समुराई की थी।
उस पर कुछ अंग्रेजी और जापानी भाषा में लिखा था, जिसे समाइल ने पढ़ा। मिस्टर एच। मिस्टर एच की तलवार वहां क्या कर रही थी? आखिर मिस्टर एच और हंसराज का क्या रिश्ता था? क्या थॉमस गॉडफादर को आसिफ के लिए मना पाएंगे? जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। समाइल उस तलवार की ओर आकर्षित हो रहा था। ये देखकर जोकर उसके पास आया। माफ कीजिएगा, पर गॉडफादर हमारा इंतजार कर रहे हैं। समाइल ने हाँ में सर हिलाया और उनके साथ चलने लगा। तभी दोनों जोकर अचानक रुक गए और मुड़कर सभी की तरफ देखा। सभी के चेहरे पर एक सवाल था। सॉरी, सबको अपने कपड़े बदलने होंगे। क्यों? क्योंकि गॉडफादर को रंगों से परहेज है, इसलिए आपको अपने कपड़े बदलने होंगे। जोकर की आवाज में एक आदेश था। थॉमस ये जानते हुए भी कि उसे गॉडफादर से अपनी बात मनवानी थी, जोकर की बात का विरोध नहीं कर सका। उसने हाँ में सर हिलाया। जोकर ने दूसरे जोकर की ओर देखा, जिसने समझकर सफेद कपड़ों का रैक ला दिया। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग अलग कमरे बने हुए थे, जहां सभी ने जाकर अपने कपड़े बदल लिए। सभी आगे बढ़े और एक बड़े से मीटिंग रूम में दाखिल हुए, जहां केवल अंधेरा था। रोशनी केवल उन चेयरों पर थी जहां उन्हें बैठना था। सभी ने जाकर अपनी अपनी चेयर पर बैठने की कोशिश की। समाइल ने चारों तरफ देखने की कोशिश की, पर उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसे महसूस हुआ कि इस कमरे में 15 से 20 लोग मौजूद हैं। तभी उसके कान में एक आवाज गूंजी। कैसे हो स्माइल? ये सुनकर थॉमस बुरी तरह चौंक गया और उसके साथी भी, सिवाय समाइल के। समाइल और गॉडफादर एक दूसरे को जानते थे। आप स्माइल को जानते हैं मिस्टर गॉडफादर? हाँ बिल्कुल, इसे कौन नहीं जान सकता। बोगी मैन की कहानियां मशहूर है। इसने मेरे लिए भी कई सालों तक काम किया है। हम ये भी जानते हैं कि तुमने ही आसिफ को आकाश के कैद से छुड़ाया था और इसके लिए तुमने बोगी मैन को भेजा था। थॉमस के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। वो गॉडफादर की ताकत का एहसास कर रहा था। उसे इस हाल में देखकर गॉडफादर को मजा आ रहा था। फिक्र मत करो, मुझे फिनिक्स की लड़ाई में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तो बस एक दर्शक हूँ जो इन लड़ाइयों का मजा लेता है। वैसे समाइल ने अब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, या फिर बोगी मैन अपना असली नाम सुनकर नाराज हो गया? गॉडफादर समाइल के साथ खेल रहा था। समाइल के चेहरे पर हल्की चिढ़ साफ नजर आ रही थी। कैसे हो अल्बस मोरोजोआ? ये सुनकर गॉडफादर भी चौंक गए। समाइल ने उन्हें उनके असली नाम से पुकारा था। वर्षों बाद गॉडफादर ने अपना असली नाम सुना था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि समाइल उनके असली नाम को कैसे जानता था, पर वो इस विषय को आगे नहीं बढ़ाना चाहते थे। मैं जान सकता हूँ कि तुम लोग यहाँ किस लिए आए हो? थॉमस अब सीधे मुद्दे पर आ गया। शेट्टी ने आसिफ के चेहरे से काला कपड़ा हटाया, लेकिन आसिफ ने ना कोई प्रतिक्रिया दी और ना ही कुछ बोला। गॉडफादर भी आसिफ की हालत देखकर हैरान हो गए। ये तो पूरी तरह पागल हो चुका है। ये फीनिक्स तो क्या अब डॉन बनने के लायक भी नहीं है। फिर तुमने इसे छुड़ाया क्यों? अभी भी मुझे आसिफ से कुछ चाहिए, इसलिए मैंने उसे आकाश के चंगुल से छुड़ाया और मैं चाहता हूँ कि आप आकाश को इस बारे में ना बताएं। ठीक है, आकाश को कुछ नहीं बताऊंगा, पर शायद तुम यहाँ इसलिए नहीं आए हो। तुम मुझसे कुछ और भी चाहते हो। बेझिझक बताओ। जैसा कि आप जानते हैं, आसिफ की हालत खराब है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप उसकी फीनिक्स की दावेदारी खत्म कर दें। ये सुनकर गॉडफादर के चेहरे पर तनाव की लकीरें उभर आई और वो कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने थॉमस की तरफ देखा। मिस्टर बेकर, ये नामुमकिन है। किसी भी फीनिक्स की दावेदारी खत्म करने के दो ही रास्ते हैं। एक तो यदि कोई फीनिक्स का दावेदार किसी दूसरे फीनिक्स के साथ संधि करना चाहे, जैसे आकाश के पिता विनीत ने,
हंसराज को दावेदारी दे दी थी। और दूसरा रास्ता? मौत। अगर कोई फिनिक्स का दावेदार दूसरे फिनिक्स को मार दे तब उसकी दावेदारी खत्म हो जाती है। अगर तुम आसिफ की दावेदारी खत्म करना चाहते हो तो आकाश से उसे मरवा दो। वैसे भी आसिफ के पास अंडरवर्ल्ड का 55% हिस्सा है। आसिफ का एक दौर था जब वो केवल हंसराज से डरता था, बाकी सभी उससे डरते थे। आकाश ने उसे धोखे से हराया था, उसे एनेस्थीसिया देकर मारा था, वरना आकाश आसिफ को छू भी नहीं सकता था। अंडरवर्ल्ड का हर व्यक्ति आसिफ को फिनिक्स मान चुका था, इसलिए उसके पास 55% हिस्सा था। पर अब वो केवल एक पागल इंसान था। थॉमस ने कुछ सोचा और फिर गॉडफादर की तरफ देखा। मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। गॉडफादर ने थॉमस की आंखों में चमक देखी। वो समझ गए थे कि थॉमस ने आसिफ को यूं ही नहीं बचाया था। उन्हें लगा कि थॉमस कोई वजह बताने वाला है। ठीक है, आप सभी बाहर हमारे रेस्टोरेंट में इंतजार कीजिए। थॉमस ने भी सभी को बाहर जाने का इशारा किया। सभी उठे और बाहर चले गए। समाइल को भी लगा कि ये कोई बहुत बड़ी बात है जो रशियन और जर्मन माफिया एक दूसरे को इतनी तवज्जो दे रहे हैं। सभी ग्रैंड होटल के रेस्टोरेंट में जाकर बैठ गए और थॉमस का इंतजार करने लगे। दूसरी तरफ थॉमस ने मिशन 1945 के बारे में सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर गॉडफादर की आंखों में भी चमक आ गई। तुम्हारा ये मिशन शानदार है। अगर ये पूरा हो गया तो तुम्हारा बिजनेस आसमान की बुलंदियों को छुएगा। क्या तुम मुझे अपने इस प्लान में शामिल करोगे? बेशक, पर हमें इस मिशन के लिए आसिफ की जरूरत है। अगर आप उसकी फिनिक्स की दावेदारी खत्म कर दें तो हमारा यह मिशन पूरा होने से कोई नहीं रोक सकता। इस मिशन के लिए आसिफ हमारे लिए मास्टर की है। तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। ऐसा क्या है मिशन 1945 में जिसके लिए रशियन माफिया का गॉडफादर मान गया? क्या गॉडफादर आकाश को मना पाएगा? आसिफ की दावेदारी किसे मिलेगी, निधि को या आकाश को? कि काला कपड़ा ढक रखा था ताकि कोई उसे पहचान न सके। वहीं बेला की नजर समाइल पर थी जो कुछ सोच रहा था। समाइल ने ब्लैक टक्सीडो पहन रखा था और उसका गोरा चेहरा उसे किसी हीरो से कम नहीं दिख रहा था। इसलिए रेस्टोरेंट की हर लड़की समाइल को देख रही थी और बेला ये अच्छी तरह जानती थी। समाइल भी एक किस्म का कैसोनोवा था। उसे किसी भी लड़की के साथ हम बिस्तर होने में 1 मिनट भी नहीं लगता था और यही वजह थी कि बेला और समाइल का ब्रेकअप हुआ था। जब वो पांचों रेस्टोरेंट में एंटर हुए तब बेला ने देखा कि सारी लड़कियां समाइल को लस्ट भरी नजरों से देख रही थी, लेकिन समाइल का ध्यान उस तरफ नहीं था। वो किसी और ही बात में उलझा हुआ था। जब वो एक टेबल पर बैठे और वेटर ऑर्डर लेने आया तब भी उसका ध्यान ऑर्डर देने पर नहीं था। बेला ने समाइल के लिए ऑर्डर किया और जब वेटर चला गया तब उसने समाइल से पूछा, क्या सोच रहे हो समाइल? कुछ नहीं। ये सुनकर समाइल ने आसपास की लड़कियों की ओर देखा, पर उसका मन किसी और बात पर अटका हुआ था। बेला की बात सुनकर शेट्टी और रैंडी भी इधर उधर देखने लगे। बेला की बात सच थी। सभी लड़कियों की नजरें समाइल पर ही थी। रैंडी ने सुन रखा था कि जो शैतानी प्रैक्टिस से प्रभावित होते हैं उनकी तरफ लड़कियां आकर्षित होती है या उनके साथ सोना चाहती है, और समाइल इस बात को सही साबित कर रहा था। तुम मुझे ये सवाल किस हक से पूछ रही हो? ये सुनते ही बेला का चेहरा उतर गया। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उनके बीच जो कुछ भी था वो अब अतीत बन चुका था। लेकिन जब से समाइल फिर से बेला की जिंदगी में आया था उसकी वीरानी फिर से खिलने लगी थी। पर बेला इस फीलिंग को अभी तक समझ नहीं पाई थी। वो उससे फिर से प्यार कर बैठी है या जो पहले उनके बीच था उसी के कारण ये सिर्फ दोस्ती है। बेला का उतरा हुआ चेहरा देखकर समाइल ने अपने मन में चल रही उथल पुथल के बारे में बताने का सोचा। मैं उस जोकर की भविष्यवाणी के बारे में सोच रहा था। बेला समझ चुकी थी कि समाइल किस बारे में सोच रहा था। जोकर की आखिरी लाइन उसके हाथों से अपने पिता की मौत लिखी है। बेला जानती थी कि समाइल और उसके पिता के संबंध कैसे थे। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे।
उसके पिता ने समाइल के साथ जो किया था वो कोई भी पिता अपने बेटे के साथ कभी नहीं करेगा, सपने में भी नहीं। बेला ने उसका ध्यान भटकाने का सोचा। तुमने गॉडफादर के लिए भी काम किया है? हाँ, पैसों के लिए मैं कुछ भी और किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ। और रही गॉडफादर के साथ काम करने की बात, तो मुझे बूगीमैन नाम के रूसी माफिया से काम मिला हुआ था। रूसी माफिया में एक नियम काफी दिलचस्प है। वो अपने साथियों को पार्टनर नहीं बल्कि भाई मानते हैं और एक दूसरे के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर तुमने उनके ब्रदरहुड को तोड़ने की कोशिश की तो वो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन बन जाएंगे। तो तुमने उन्हें छोड़ा क्यों? रूसी माफिया के साथ काम करना हर क्रिमिनल का सपना होता है। उनके पास जो क्लास, दौलत और शोहरत है वो किसी माफिया के पास नहीं है। मैं तुम्हारी तरह गुलामी नहीं कर सकता। मैं बस अपनी जिंदगी का मालिक हूँ। जब मुझे लगा कि वो मुझे सिर्फ नौकर समझते हैं तो मैं उनके कामों को लात मारकर जर्मनी आ गया। सब आपस में बात कर रहे थे कि इतने में थॉमस बेकर वहां आ पहुंचा। उसके चेहरे पर विजयी मुस्कान थी जिसे देखकर बेला समझ गई कि वो कामयाब हो गए हैं। फिर भी उसने कंफर्म करने के लिए पूछ लिया, क्या हुआ? वो मान गए? हाँ, वो आसिफ की दावेदारी कैंसिल करने के लिए तैयार हैं। पर वो मान कैसे गए? वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी तो गॉडफादर आसिफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर लेंगे। उसके बाद तुम पांचों आज रात ही लंदन के लिए रवाना हो जाओ। हमारा और स्माइल तुम्हारा भी मिशन वहीं से शुरू होगा। पर लंदन ही क्यों? तुम बताओ स्माइल, तुम इल्यूमिनाटी की खोज कर रहे थे। समाइल कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसका दिमाग ठनका और उसकी आंखों में चमक आ गई। थॉमस समझ गया कि उसे पता चल गया है। डेमन चर्च ऑफ इल्यूमिनाटी। हाँ, तुमने सही पहचाना। तुम पांचों को उस चर्च के सिलसिले में ही जाना होगा। इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी हर 3 साल में एक बार डार्क रिचुअल प्ले करने के लिए एक सभा करती है। इस सभा में दुनिया के अलग अलग कोनों से इल्यूमिनाटी मेंबर्स आते हैं और डार्क रिचुअल्स करते हैं। आसिफ को भी इस सभा में बुलाया गया है। ये सुनकर सभी दंग रह गए। आज तक जिन कहानियों को वो मनगढ़ंत मानते आ रहे थे वो अब उनके सामने थी। इल्यूमिनाटी सच में थे। आपको इस बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? जब हमने आसिफ के घर की तलाशी ली थी तब हमें एक इनविटेशन कार्ड मिला था जिसमें इसके बारे में सारी जानकारियां मौजूद थी। थॉमस ने अपनी जेब में हाथ डाला और उसमें से एक काले रंग का इनविटेशन कार्ड निकला। उसने समाइल को वो कार्ड दिया। समाइल ने उस पर एक नजर डाली। कार्ड पर एक ट्रायंगल बना हुआ था जिसके बीच में बकरे के सिर वाला इंसान बना था और उसके सिर पर 2 बड़े सिंग थे। उसके ऊपर एक आंख का सिंबल बना हुआ था। सभी ने उस इनविटेशन कार्ड को देखा। थॉमस ने अपनी बात जारी रखी। आसिफ ने हमारा मिशन किसी एक इल्यूमिनाटी के आदमी को दिया था। तुम्हें उसे ढूंढना है। याद रहे, इल्यूमिनाटी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि आसिफ अपनी याददाश्त खो बैठा है या पूरी तरह पागल हो चुका है। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई तो वो आसिफ और तुम्हें वहीं मार देंगे। मैंने वहां आसिफ के इलाज के लिए एक डॉक्टर को भी हायर किया है जो गुप्त रूप से आसिफ का ट्रीटमेंट करेगा। समाइल ने सहमति में सर हिलाया। उसके चेहरे पर कुछ तनाव की लकीरें दिख रही थी। बेला जानती थी कि समाइल कभी लंदन नहीं जाना चाहेगा। थॉमस ने भी ये नोटिस किया। कोई परेशानी है? नहीं, हम आज रात को ही लंदन के लिए निकल जाएंगे। जोकर की भविष्यवाणी सच होने जा रही थी। लंदन में उसके पिता उसका इंतजार कर रहे थे।